नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 मार्च। 30 मार्च को करंट रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। जिस दिन कोई भी दिन नहीं मनाया जाता, इस दिन मार्च के इम्पोर्टेंट डे रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं 12 मार्च। 12 मार्च को मॉरिशस डे मनाया जाता है क्योंकि 1992 में 12 मार्च को ब्रिटेन से मॉरिशस आज़ाद हुआ था। और उसी उपलक्ष्य में 2024 में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति वहाँ गए थे। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाय दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है जो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, मतलब नेशनल वैक्सीन डे। इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है आई लव स्पैरो। और 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें सबसे पहले रैंक पे वो फिनलैंड है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड रैंक पे आइसलैंड है और हमारा इंडिया 126वें स्थान पे है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम है वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, मतलब वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। हमारे देश में टीबी मुक्त बनाना लक्ष्य 2025 का है और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 का है जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। 25 मार्च को हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफ सदस्य के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। यह है मार्च के इम्पोर्टेंट डे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने नागरिकों को चुनाव में आदर्श संहिता का उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने और चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। मतलब चुनावी प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रिया गड़बड़ आपको लगती है तो इसके लिए आप शिकायत दर्ज करने के लिए सी विजिल नाम से चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। तो चुनाव आयोग ने सी विजिल, अब विजिल का मतलब जानते होंगे, मतलब जो शिकायत करते हैं इसे कहते हैं विजिल। और हाल में सी विजिल नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। और हाल में चुनाव आयोग ने सक्षम नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जिसके 85 से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं और जो 40% से ज़्यादा डिसेबल होते हैं, दिव्यांग मतलब होते हैं, इसके उसके घर पे वोट देने के लिए ये सक्षम ऐप बनाया है। और हाल में मिशन 414 हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने शुरू किया था। और हाल में चुनाव आयोग 2 नए बनाए गए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को हाल में चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इसमें हमारे देश में युवा बेरोजगार 83% है, जो युवा बेरोजगार है हमारे इंडिया में, बहुत हमारे लिए ख़राब बात है ये। और जो सेकेंडरी एजुकेशन लेके बाद जो इसमें दर्ज किया है अनएम्प्लॉयमेंट,
मतलब बेरोजगार जो 60.57% इसमें दर्ज किया गया है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वो जिनेवा में है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और ये रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी करता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महिला T20 एशिया कप 2024 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो महिला T20 एशिया कप 2024 में जो अभी होने वाला है, जो इसके मेज़बान है वो श्रीलंका में किया जाएगा, जो 19 से 28 जुलाई के बीच होने वाला है, जिसमें 8 टीम हिस्सा लेगी नहीं। और महिला T20 एशिया कप पहली बार 2004 में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत लिया था। और 2022 में हुआ था, जिसमें भी भारत ने जीत लिया था। और 2018 में हुआ था, इसमें बांग्लादेश विनर हुआ था। सबसे ज़्यादा बार विजेता को जो देश है वो भारत है, जो 7 बार विजेता है। और एक ही बार जो है वो श्रीलंका, मतलब एक ही बार बांग्लादेश विजेता है। बाकी सब इवेंट इंडिया ने जीत लिए महिला T20 एशिया कप। और हाल ही में T20 पुरुष होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप, जो वेस्ट इंडीज़ और USA जिसका होस्ट करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो हाल में पीयूष आनंद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए महानिदेशक मतलब डायरेक्टरेट जनरल बने हैं। वो किसका स्थान लेंगे, तो वो लेंगे अतुल करवाल का स्थान लेंगे। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 में हुई थी। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एक्ट आया था जो 2005 में आया था। और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। वो किस मंत्रालय अंतर्गत आता है, तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका मोटो मतलब इसका सिद्धांत है आपदा सेवा सदैव। अब देख सकते हो इसका मोटो आपदा सेवा सदैव। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया। जो IPL अभी तक जितनी भी IPL हुई है इसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा स्कोर बनाया है वो अभी हाल ही में सनराइजर हैदराबाद ने बनाया, जो मुंबई इंडियंस के विरुद्ध में था। उसने सनराइजर हैदराबाद ने 277 रन बनाए, जो IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर है, टीम स्कोर है। और T20 फॉर्मेट में हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। और जो सेकंड नंबर पे टीम स्कोर है IPL में वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसने पुणे वॉरियर्स बेंगलोर के साथ बेंगलुरु में 2013 में 263 बनाए थे। और हाल ही में 277 बनाई है सनराइजर हैदराबाद ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया। तो हाल ही में निधु सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किसका स्थान लेंगे, तो वो AS राजीव का स्थान लेंगे। अब AS राजीव वो इसको सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वो पुणे में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो नाइजर में सीताराम मीना को नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में नाइजर चर्चा में, तो नाइजर के बारे में जान लेते हैं। ये है नाइजर, इसकी कैपिटल वो निया में है, और नाई में, इसको प्रोनाउंसिएशन नाई में होता है।
और वहाँ की करेंसी वो फ्रैंक है। और हाल में जो राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए रशिया में विनय कुमार को किया गया है। म्यांमार में अभय कुमार को नियुक्त किया गया राजदूत के रूप में। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशिया के किस देश में संसद में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास हो चुका है? तो हाल ही में थाईलैंड देश में, थाईलैंड की संसद में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास हो चुका है। क्योंकि जो थाईलैंड का निचला सदन है उसमें वो बिल पास हो चुका है। जब उसका उचला सदन है, उपला सदन में, जो उच्च सदन है उसमें वो मेजोरिटी है ही इसमें, इसलिए वो पास हो ही जाएगा ये बिल समलैंगिक विवाह का। और यह पास होते ही एशिया का तीसरा देश बन जाएगा जिसको समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देगा। और यह पास होते ही दक्षिण पूर्व एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन जाएगा। यह एशिया का तीसरा और देश बन जाएगा। जो पहला देश था वो ताइवान था, जो 2019 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। और दूसरा हुआ था वो नेपाल हुआ था। अब तीसरा बन जाएगा वो थाईलैंड बन जाएगा। और विश्व में पहला जो मान्यता दी थी वो नीदरलैंड ने दी थी, जो दी थी। अब थाईलैंड चर्चा में, तो थाईलैंड के बारे में जानते हैं। ये है थाईलैंड, देख सकते हो आप। थाईलैंड की राजधानी वो बैंकॉक है और वहाँ की करेंसी है बाट है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है श्रेष्ठा थाविसीन। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया जिससे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में अदानी पावर लिमिटेड ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है जिसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। और हाल ही में अदानी पावर लिमिटेड ने गोपालपुर पोर्ट जो उड़ीसा स्थित है इसमें 95% हिस्सेदारी भी खरीद ली है। अब जानते हैं 29 मार्च के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? तो गोविंद धोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।